we are doing magnetic materials. Yes, what was magnetic moment? देखो मैग्नेटिक मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं I इंटू ए, एंड एक्चुअली में क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखो क्या होता है, वी हैव डाइपोल मोमेंट, करेक्ट? डाइपोल मोमेंट इज Q टाइम्स 2L। उसी तरह भी हम मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि प्लस मैग्नेटिक चार्ज है और माइनस मैग्नेटिक चार्ज है, इसके बीच में जो मोमेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इस यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ये होता है Q इंटू 2L, उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इंटू 2L। तो आपकी बुक में जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से है, म्यू को उन्होंने M लिया है और M को उसने QM मतलब मैग्नेटिक चार्ज, वैसा कुछ। तो ठीक है, बराबर है। इसको हमने और कहां पर देखा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है, बराबर है ना? उसी तरह से ये देखो यहाँ पर एक मैग्नेट को जब तुम रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क क्या था, P क्रॉस ही था, यहाँ पे टॉर्क था म्यू क्रॉस। और आपकी बुक के यहाँ पे मैंने बुक का कन्वेंशन लिख दिया। बुक का कन्वेंशन मतलब आपकी बुक में म्यू को M पकड़ा है और चार्ज को QM पकड़ा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना बस, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज, ध्यान में रखो सिंबल्स क्या क्या है, वर्ड्स क्या क्या यूज कर रहा हूँ। फिर पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, करेक्ट? पोटेंशियल एनर्जी वाज व्हाट, माइनस P डॉट E cos थीटा। यहाँ पे कितने, माइनस म्यू डॉट B cos थीटा। बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इतना आया था अपना, बराबर है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। अब मैंने आपको भी बताया था Q माइनस P डॉट E आ रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है माइनस P डॉट E? माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी अलाइंड रहता है तो हम माइनस P लिखते हैं, जब परपेंडिकुलर है तो जीरो हो गया, और जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब समझो if it is in the direction opposite to the magnetic field, तब कितना हो जाएगा दिस पोटेंशियल एनर्जी? यस एनीवन, कितना हो जाएगा? That means if it is opposite to the direction of magnetic field, ऐसा, ठीक है? So it will be ऐसा करें तो करेक्ट, तो इट विल बी व्हाट, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस P, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो, यहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, एंड पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिज्म में भी यही थी, M म्यू डॉट B cos थीटा। ये आपकी बुक की कन्वेंशन देखो, MB cos थीटा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया था? यह सब बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया था कि नहीं आया था इतना? नेक्स्ट देखते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तुम निकाल सकते हो, तो ये सब हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में किया था। फिर हमने देखा एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर, करेक्ट? तो वर्क कैसे करता है ये? यहाँ पर आपको एक रेफरेंस लाइन दिख रही होगी, ठीक है? तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल, इट शुड बी अलोंग दिस रेफरेंस लाइन। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल शुड बी अलोंग दिस रेफरेंस लाइन। उसके बाद क्या करते हैं हम, बेसिकली यहाँ पर एक, ये आपको दिख रहा होगा, यू आर एबल टू सी दिस, ये एक हैंडल टाइप का जहाँ पे तुम एक मैग्नेट को लगा देते हो, ठीक है? ओके, फिर उसका हम इसको स्लाइटली वी टर्न इट,
मतलब स्लाइटली इसको हम ऐसा इसको ऐसा घूम ऐसे टर्न करते हैं, तो इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है उसके बाद, इसका इसका तुम्हें टाइम, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है। तुम 20 का निकाल लो, उसको भी डिवाइड कर दो तो एक का तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन आया था वो कितना आया था, वो इतना आया था 2 पाई आई बाई म्यू बी। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे कैसे ये आता है। आपकी बुक के कन्वेंशन से देखो तो म्यू को क्या लिख दोगे, एम। ठीक है, मैंने एम को चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज लिया था, तो दोनों कन्वेंशन यूज होते हैं, तो दोनों कन्वेंशन तुम्हें पता रहने चाहिए। ठीक है, एम को कभी कभी मैग्नेटिक चार्ज भी लेते हैं, एम को मैग्नेटिक मोमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक में। ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो थी भाई मेरी एसएचएम की कंडीशन, एफ इज इक्वल टू, बराबर है, बराबर है कि नहीं, या एम एम कैंसिल हो गया तो स्प्रिंग के केस में ये थी कंडीशन की नहीं थी बच्चों, थी, ओके। तो इसी कंडीशन को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे d2x/dt, ये dt स्क्वायर होगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और फोर्स यहाँ पे क्या होता है, फोर्स इज k टाइम्स x। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको इसको अगर तुम मास से मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये फोर्स मिल जाएगा ना तुम्हें, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो एक्चुअली अगर तुम इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से मास को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मास को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम्हें क्या मिल गया, ये मिल गया तुम्हें रिस्टोरिंग फोर्स, बराबर है। रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कितना हुआ एम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक्सप्रेशन कैसे आया था, ये एक्सप्रेशन कोई बताएगा बच्चे कैसे आया था? यस एनीवन, जल्दी से बताओ ये एक्सप्रेशन कैसे आया था। तो मैंने आपको बताया था जैसे लीनियर वेरिएबल्स होते हैं और मेरे पास रोटेशनल वेरिएबल्स होते हैं, उनको उनके बीच में एक कनेक्शन रहता है। क्या कनेक्शन रहता है, उनको हम आपस में हम उनको आपस में बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो x है तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम थीटा लिख देंगे, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा, बराबर, यहाँ पे एक्सीलरेशन, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा, यहाँ पे मास की जगह हम I लिख ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज हाउ वी ऑलवेज रिलेट ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स एंड रोटेशनल वेरिएबल्स, बराबर है, बराबर है ना, ओके। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स, फोर्स कितना हुआ, दिस थिंग m, दिस थिंग इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ पे फोर्स की जगह तुम क्या लिख सकते हो, टॉर्क माइनस आई, फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं Yes, कि, sir. यस,
और आई की मास की जगह हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, बिकॉज अभी हम क्या देख रहे हैं, इसको रोटेशन के टर्म्स में देख रहे हैं, ठीक है। माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो आपको पता ही होगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, टाइम्स थीटा, ओके। और टॉर्क अभी हमने देखा था क्या होता है, म्यू भी साइन थीटा हो जाता है। देखो ऊपर हमने देखा था रिलेशन टॉर्क का, म्यू बी म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी मतलब क्या हुआ, म्यू भी साइन थीटा ही हुआ, बराबर? और अगर थीटा बहुत छोटे तो साइन थीटा के लिए अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा। तो फाइनली जो मेरी इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, ये आ गई, आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इन टाइम्स पी, करेक्ट। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड आया, इट कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई म्यू पी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? So we've seen this problem. Bar magnet of moment of inertia इतना makes 10 oscillations per minute in the horizontal plane. What is its magnetic moment? If the horizontal component. तो यहाँ पे तुम्हें अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, आज हम देखेंगे दिस अर्थ का मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो बी का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, आई का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, बस एम का वैल्यू निकालना है। तो बस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, आई दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब 0.6, correct, for every second 0.6 oscillations. So I think sorry, one oscillation in 6 seconds, I'm sorry, 10 oscillations per minute ना, yes. तो एक ऑसिलेशन 6 सेकंड में, ठीक है। उसको पूरा सॉल्व वॉल्व करो तो म्यूचुअली 1.52 एम्पीयर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक कुछ किसी को कुछ डाउट है? ओके, यस। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था बेसिकली, कि कोई भी मटेरियल ले लो, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहेगा ही। मैग्नेटिज्म इज आल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बराबर है। तो अब समझो एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी मान लो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है। तो तो एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, आई इंटू ए था। तो हमें पहले क्या निकालना है, आई निकालना है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जैसे, तो इसकी वजह से भी लहजों में करंट फ्लो हो रहा है ऐसा। तो आई इज व्हाट, आई का जो करंट जो रहेगा वो ई अपॉन टी हो जाएगा, बराबर है, ई अपॉन टी। और टाइम कितना हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, करेक्ट, या टाइम देखो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? या ई इंटू एन भी आप कर सकते हो, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इस इलेक्ट्रॉन की, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, एन इज ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज आल्सो ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है, तो मैंने क्या बोला, आप करंट का जो वैल्यू होता है आपको मालूम ही होगा वैसे तो, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इसके हमेशा ठीक उल्टा रहता है इसके, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है, बराबर है। अब हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी की वैल्यू मतलब क्या हुआ, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक ऐसे प्लेन से बना दी यहाँ पर, तो हर कितनी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, समझ में आ रही बात, कितनी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है।
तो यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? यस, एंगुलर स्पीड मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई। तो एक चक्कर काटेगा इलेक्ट्रॉन कितनी देर में? 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड्स में। ठीक है, सो आई हो गया Q अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, Q में ओमेगा बाई 2 पाई। समझ में आई बात? Q इज नथिंग बट E, तो I इज E ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा I। अब ये हो गया I कितना हो? E ओमेगा अपॉन 2 पाई। और हमें क्या मालूम है? I इंटू ए क्या होता है बेसिकली? ए इज एरिया। देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, किसी भी लूप का निकाल रहे हो, तो मान लो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसका एरिया A है, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू I इंटू ए। ठीक है, तो ये हो गया I और ये हो गया ए कितना है? A इज पाई R स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? E ओमेगा R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो जहां पर हम ओमेगा आर को हम क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे उसकी स्पीड V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है ना? होता है कि नहीं होता है? वो यहाँ तक अपना आगे देखो, ओमेगा आर, और ओमेगा इंटू आर इज नथिंग बट V। तो ये म्यू कितना हुआ यहाँ पे? EVR/2। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम मालूम है ना क्या होता है? MVR होता है। ठीक है, इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में रखोगे, लिखोगे तो MVR हो जाएगा, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। We have just rearranged the terms over here. ठीक है, तो E अपॉन 2ME इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, और ये एंगुलर मोमेंटम है। तो म्यू इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक रेशियो टाइम्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये होता है मेरा गायरोमैग्नेटिक रेशियो, E अपॉन 2ME। M इज मास, E इज चार्ज। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बस हमने क्या किया है, ये जो मेरा ये जो एक्सप्रेशन आया था ना, ये जो एक्सप्रेशन आया था हाफ ERV, इसको मैंने बस क्या कर दिया यहाँ पे, ME का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ME का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो ME का मल्टीप्लाई कर दिया इसके नीचे, ME का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। सो E/2ME को मैंने बोल दिया दिस इज नथिंग बट, इसको मैंने डिफाइन कर दिया गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये दिस इज अ डिफाइंड रेशियो। ठीक है, और ये क्या है मेरा? ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम तो मालूम है MVR होता है, बराबर है। ठीक है, ओके, मैग्नेटाइज। तो उसके बाद फिर हमने कुछ और चीजें देखी थी, एक सेकेंड। तो पहले यहाँ तक सब बच्चे देख लो, किसी को कुछ डाउट है फिर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। क्वांटिटी मैग्नेटाइजेशन, व्हाट वाज मैग्नेटाइजेशन? जैसे सपोज अभी कोई भी तुम्हारा बार मैग्नेट है, ये कोई भी मटेरियल है। अब मैंने भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देयर विल बी सम टाइनी टाइनी, ऑल दीज एटम्स विल बी टाइनी टाइनी मैग्नेट्स, करेक्ट? अब ये कोई भी चीज होगी वो एटम से तो बनी होगी। ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम में देखो दिस थिंग, बराबर है? तो उसकी वॉल्यूम में जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी मटेरियल को आप डिवाइड कर सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक कोई भी मटेरियल ले लो, ब्रास ले लो मान लो, तो हो सकता है ब्रास में इतने पार्ट में नेट मैग्नेटाइजेशन ये हो जाए,
इतने पार्ट में नेट मैग्नेटाइजेशन ऐसा हो जाए, इतने पार्ट में नेट मैग्नेटाइजेशन ऐसा हो जाए, करेक्ट। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट दिस मैग्नेटाइजेशन टर्म इज व्हाट। अगर मान लो मैं केवल इतनी वॉल्यूम लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ भाई इतनी वॉल्यूम में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना है, इस डायरेक्शन एंड ऑल दैट, ऑल दोस थिंग्स आर ऑलवेज देयर। तो इतनी इतनी वॉल्यूम में मुझे इतना मैग्नेटाइजेशन मिला। तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो गया? नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है। ठीक है ना। और यहाँ पे व्हाट यू हैव टू यूज, यहाँ पे यू हैव टू यूज, यहाँ पे क्या यूज करना है बच्चों? आपको नेट डाइपोल मोमेंट देखना है। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने ये जो वॉल्यूम यहाँ पे बनाई है, हो सकता है यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट ये हो जाए, करेक्ट। सो नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस वॉल्यूम इज दिस मच। हो सकता है जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओ तो वो नेट डाइपोल मोमेंट कम हो जाए, बराबर है। तो दैट वेज यू हैव टू सी मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रही है बात? ओके। तो बार मैग्नेट के लिए m इज इक्वल टू क्या होता है? यू कैन सी इट हियर। कैसे आया ये? अच्छा, ये टर्म कैसे आया, कोई बताएगा मुझे? बार मैग्नेट के लिए ये क्या टर्म है और ये क्या लिखा है मैंने? कौन बताएगा? देखते हैं किस बच्चे को याद है। दिस इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार मैग्नेट, बराबर है। तो देखो बार मैग्नेट का ये क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ये हो गया। और इसकी वॉल्यूम समझो ये हो गई, A/12 इज अ वॉल्यूम। तो नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट इज QM/A, बराबर है। समझ में आई बात कि नहीं है? नहीं आई? ये देखो ये M नेट है डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, इसको आप चाहो तो म्यू भी ले सकते हो, जो मैंने पहले कन्वेंशन लिया था, दैट वाज म्यू। नाउ हियर इट इज M नेट। ठीक, ये आपकी बुक के कन्वेंशन से बनाया मैंने। तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया? QM/A। तो QM इज व्हाट? मैग्नेटिक चार्ज। A is what? Area of cross section. समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके बच्चों, कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? तो तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स देखे थे, डाई, पैरा एंड फेरो। ठीक है, तो पैरा मैग्नेटिक था, यस। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक तो मालूम है आपको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जैसे उसको आयरन को देखो, तुम आयरन को जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो क्या होता है उसमें कुछ मैग्नेटिक, उसके अंदर खुद का एक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। इवन देखो पिंस को भी आप देखो कभी कभी मैग्नेट से चिपका दो, करेक्ट। और जब तुम उस मैग्नेट से चिप हटा लेते हो पिन को, तो देखो उसमें कुछ ना कुछ उसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है, बराबर है। क्यों? क्योंकि उसकी डोमेन्स है वो काइंड ऑफ ऐसा अलाइन हो गए हैं। ठीक, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? यस, एनीवन? पैरामैग्नेटिज्म, पैरा में क्या होता है? वीक मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। पैरा में क्या होता है? यहाँ पे भी जब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पर भी डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे, बहुत ही वीक सा एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इस मटेरियल में डेवलप हो जाता है। और जैसे तुम फील्ड को हटा लेते हो वैसे वो जो जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है वो भी चला जाता है फिर।
ठीक है, सो दिस इज अबाउट पैरामैग्नेटिज्म। और डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों? डाईमैग्नेटिज्म को मैं ऐसे दिखाते हैं जनरली, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है, मैंने इसको लास्ट क्लास में भी बताया था। जैसे कोई सोलेनॉइड है मेरे पास, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर तुमने कोई एक मैग्नेट रख दिया मान लो, तो इस मैग्नेट की खुद की भी कुछ मैग्नेटिक ही रहे, खुद का भी कुछ मैग्नेटिज्म रहेगा। ठीक है, और सोलेनॉइड की वजह से भी आ रहा होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो गया, या जो टोटल मैग्नेटिज्म आपको इस रीजन में मिलेगा, वो कितना होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मटेरियल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है? बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे सोलेनॉइड का कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। और मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने वी हैव जस्ट उसको हमने ऐसे लिख दिया, म्यू नॉट एम। ठीक है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे m क्या था अपना बच्चों? m जो था वो, m वाज व्हाट? मैग्नेटाइजेशन। करेक्ट, और मैग्नेटाइजेशन को जब तुम म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये तुम्हें क्या दे देता है? मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर दे देता है। ठीक है, करेक्ट, ओके। और उसके बाद हमने एक और टर्म डिफाइन किया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, विच इज सेम एज मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली। डायमेंशनली देखोगे तो m और h जो है वो सेम ही है, लेकिन ये क्या है? नंबर ऑफ m क्या है? नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। और h क्या है बच्चों? व्हाट इज h? यस, h इज आल्सो, h को हम बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, h को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना है वो ये है कि एक्चुअली m और h आर काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स ओनली। इसमें तुम म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करो, ये भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। बराबर है? ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो एच का यूज क्या होगा मैं बताता हूँ भी आपको। तो अब यहाँ पर देखो, ये मटेरियल से एसोसिएटेड, ठीक है, ध्यान में रखना। ये जो आपका ये जो बी, ये क्या बोलते हैं, ये जो बीएम है, मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज म्यू नॉट एम, ये किसी भी मटेरियल से एसोसिएटेड होता है। और ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये किसी स्पेस से एसोसिएटेड होता है। मतलब ये किसी भी, देखो म्यू एम जो है हम किसी मटेरियल के लिए डिफाइन करेंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, बट ये जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई मटेरियल है कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट ये बताता है कि उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सटल डिफरेंस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जो बीएम है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये किसी मटेरियल से एसोसिएटेड होती है। और ये जो एच है, ये ऐसे स्पेस में कोई पॉइंट रहेगा उससे काइंड ऑफ एसोसिएटेड रहेगी। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर, ये तो सोलेनॉइड की म्यू नॉट एन आई ये हो गया, प्लस म्यू नॉट एन। और ये जो बी है, अभी मैंने बोला यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एच, विच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करो, ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, बराबर है? बराबर है कि नहीं? ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम वैक्यूम में निकाल रहे हो, वैक्यूम में अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि भाई
इस सोलेनोइड की वजह से कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ गया, तो फिर म्यू नॉट एच इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कर दो तुम। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखो एच की वैल्यू आ गई एन आई, बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है। और यहां से हमने देखो बी को क्या देखा था, बी नॉट प्लस बी एम, तो कितना हो गया, बी नॉट विल बी, अभी हमने देखा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, तो बी की वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस म्यू नॉट एच प्लस, ठीक है। तो एच को चाहिए तो तुम इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, बराबर है। तो देखो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी सोलेनोइड की है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मटेरियल की है, बराबर है बच्चों, यस नो, कुछ बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें डोंट गेट सो मच कंफ्यूज, इसका इतना कुछ इतना कुछ इसका एप्लीकेशन है नहीं, बस ये टर्म्स याद रखो तुम, ठीक है, करेक्ट। ये बस ये ना कुछ टर्म्स है वो तुम्हें याद रखने हैं, जैसे इस ये तो देखो तुम्हें समझ में आया गया होगा कि किसी सोलेनोइड के अंदर जब तुम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इसके अंदर का मैग्नेटिज्म प्लस सोलेनोइड का मैग्नेटिज्म दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई दिस थिंग, तो बस हमने इस ये यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको म्यू नॉट एच बोल दिया है बस, यहाँ पे एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो एच जो है ये मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता है, बट ये सोलेनोइड के करंट वरेंट इस सब चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हो गया, तो बी नेट जो है वो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी सोलेनोइड कितना हुआ, इतना हो गया देखो, ठीक है। एच का जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ओके। देन व्हाट वाज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या था ससेप्टिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल जितना ज्यादा तुम बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, या एच, जैसे अभी अभी डिस्टिंग्विश करने के लिए अभी आप समझ लो एच क्या है, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ सोलेनोइड है, और एम क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम एच को बढ़ाओगे, तो अभी ध्यान रखो एच को मैं क्या बोलूंगा, सोलेनोइड का, एम को क्या बोलूंगा मैं, मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं एच बढ़ाऊंगा तो एम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, पैरा के लिए क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो बस यही है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एम को तुम, एम वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। इसमें मैग्नेटाइजेशन जो रहेगा इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसका कोई यूनिट नहीं क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है एम और एच के, ठीक है। तो डाया के लिए, पैरा के लिए तो पॉजिटिव होता है, डाया के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। तो डाई के लिए निगेटिव क्यों है, क्योंकि डाई के लिए हमें मालूम है डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट होता है, उसका मैग्नेटिज्म और कम हो जाता है, ठीक है। चलो, तो फिर हमने देखा B इज इक्वल टू, अब देखो म्यू नॉट एच प्लस एम, और एम को हम क्या रख देंगे, चाई इंटू एच, ठीक है। तो म्यू नॉट 1 प्लस चाई एच, म्यू नॉट म्यू आर एच, विच इज योर म्यू आर को रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। समझ में आई बात की नहीं है, देख लो एक बार इसको भी, एक बार जल्दी से देख लो, प्लीज गो थ्रू दिस, इसमें भी कुछ डाउट है तो पूछो।
क्यूरी टेम्परेचर, जैसे सपोज यहाँ पे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है, करेक्ट, तुम इसका टेम्परेचर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, सॉरी कम, आई एम सॉरी, नॉट कम करते गए, बढ़ाते गए इसका टेम्परेचर। तुम देखो यहाँ पे टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ना, ठीक है। तो जैसे तुम, क्या होता है इसके, बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, करेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। एंड फाइनली क्या होगा, एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचेगा जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर आप बोलते हो। उस टेम्परेचर पे ये जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब अब तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे भी उसमें तो वो उल्टा इफेक्ट दिखाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो अभी इट विल नॉट अलाइन इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऑपोजिट अलाइन हो जाएगा, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देगा वो। ठीक है ना, समझ में आई बात की नहीं आई? तो उन मटेरियल्स को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये देखो, ये एक रिलेशन है जो तुम्हें पता रहना चाहिए। यहाँ पे टीसी को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तुम्हारी बुक में एक और रिलेशन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ये बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? यस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस समझा। अच्छा, तो एक और रिलेशन है, सिंपल सा ही रिलेशन है। तो व्हाट इट सेज इज कि ये एक्चुअली दिस वाज बाय मिस्टर पायरी क्यूरी, दिस एक्सप्रेशन वाज गिवन बाय हिम। तो इसने क्या बोला, जो मैग्नेटाइजेशन है तुम्हारा, जो भी मैग्नेटाइजेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन विल बी, टेम्परेचर पे बताओ क्या होगा, इनवर्सली होना चाहिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब हम बढ़ाएंगे तो, और इट शुड डिक्रीज विद टेम्परेचर। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसका वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से ये क्या होता है, इट काइंड ऑफ डिक्रीजेस मैग्नेटाइजेशन। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, बराबर, ठीक है, ओके। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हो आप, अभी हमने देखा था क्या था, बी म्यू नॉट, क्या था ये, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना, किससे अप्लाई कर रहे हो आप, सोलेनोइड से, तो इसको म्यू नॉट एच लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सी तो एक कांस्टेंट है, तो इसको आप बी को लिख दो म्यू नॉट एच बाई टी, बस यही सिंपल सा रिलेशन है। तो यहाँ पे m बाई एच का जो रिलेशन, m बाई एच का जो रेशियो है, दिस कम्स आउट टू बी सी म्यू नॉट बाई टी। और यही तुम्हारा, और तुम्हें याद होगा हमने एक और रिलेशन देखा था, m इज इक्वल टू चाई एक्स, बराबर। तो देखो ये उस तरह से कुछ दिख रहा है, m इज इक्वल टू चाई के बराबर, चाई मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं भाई चाई जो है मेरा, दिस सी म्यू नॉट बाई टी, ठीक है, समझ में आ गई बात? सर वो एक्स को जीटा भी बोलते हैं ना? हम्म, चाई बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो ये जो सिंबल है ना, दिस इज चाई, जीटा, आई डोंट नो व्हाट दैट सिंबल, जीटा शायद ये रहता है, जीटा, दिस दिस इज दैट सिंबल, बट ये चाई रहता है यहाँ पर, ठीक है। इस चाइया? सिंबल,
चाई बोलते हैं, चाई। ओके सर। मे भी जीटा भी बोलते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जो सुना है इसको चाई बोलते हैं, ठीक। ओके, समझ में आ गई बात। अभी देखो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझेगा। तो देखो ये जो दिस वाज आउट ससेप्टिबिलिटी, तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ससेप्टिबिलिटी है, जो ससेप्टिबिलिटी है तुम्हारी, दैट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और होना भी चाहिए ना। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ससेप्टिबिलिटी भी तो डिक्रीज हो जाएगी उस मटेरियल की। किस डिग्री पे वो मैग्नेटाइज हो रहा था वो कम हो जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपने शायद लिखा भी नहीं था, इसको जल्दी से लिख लो, कुछ जल्दी से सॉल्व करो। Okay. ये बच्चे सॉल्व कर रहे हो उनके लिए बता देता हूँ। तो B इज इक्वल टू, ये B इंड्यूस होता है ना, कितना मैग्नेटिज्म उसमें इंड्यूस हुआ, इज इक्वल टू B ऑफ सोलेनॉइड प्लस B, कितना उसके अंदर मैग्नेटिज्म आया, करेक्ट। तो टोटल हमें यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड फाइंड करना है, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन मेरे ख्याल से हमें फाइंड आउट आपको करनी, B ऑफ द मटेरियल। टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ रॉड में, सोलेनॉइड का प्लस मटेरियल का। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से ये बी मटेरियल फाइंड कर दिया हुआ। तो सोलेनॉइड को तो आई थिंक हम H बोलते थे, बराबर है। और बी मटेरियल कितना हो जाएगा, सोलेनॉइड का तो H हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं, म्यू नॉट H इनफैक्ट, तभी डायमेंशनली इट विल बी करेक्ट ना। देखो बी क्या था, म्यू नॉट H था, करेक्ट। एंड आल्सो इट वाज म्यू नॉट M, याद आया कि नहीं याद आया, प्लस म्यू नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे दिस इज मैग्नेटाइजेशन, सो मैग्नेटाइजेशन इज म्यू बाई, तो सिंपल है, करके देखो भी जल्दी से सब बच्चे। ये मैं तो यहाँ पे वैल्यूज हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई देखो, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ है तो उसका दिए गए डायमेंशंस दिए गए हैं। डायमेंशंस क्या क्या दिए हैं, 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 इंटू 0.2 सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। H का वैल्यू दिया है, यहाँ पे magnetic moment is how much, mu is given as, ठीक है। तो mu into v is this, करेक्ट। इसको मीटर में कन्वर्ट करके इसको लिख लेना, मैग्नेटिक क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन। तो जल्दी से बच्चों बताओ कितना आ जाएगा ये, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी वो कितनी होगी, वही तो H होता है ना। सोलेनॉइड के अंदर मैंने आपको बताया, सोलेनॉइड का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वही तो H के बराबर होता है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, इट इज जस्ट डिपेंडिंग कि भाई उस स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड था उस टाइम पर,
करेक्ट। जब हमने मैग्नेट नहीं रखा था तो उस स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन अब जब हमने अपना मटेरियल रख दिया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, वो हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड। ठीक है, लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। समझा कि नहीं समझा? चलो सॉल्व कर दूं। अभी तो सिंपल है, इसमें एक्चुअली सॉल्व करने वाला भी कुछ नहीं है, सब वैल्यूज पुट करनी है, तुम्हें जस्ट निकाल लेना है यहाँ से। m की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे म्यू इज 5, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कितना हो गया ये 0 मतलब कितना हो गया ये 10 इंटू 5, कितना हो जल्दी से बताओ, कितना हो गया बच्चों? 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 1, ये 1 आ गया ना, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 1 cc मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 इसका होल क्यूब कर दो। ठीक है, मीटर क्यूब, तो 10 रेज टू माइनस 6 मीटर क्यूब। तो जो मैग्नेटाइजेशन है कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 5 इंटू 10 रेज टू 6 एम्पियर मीटर इनवर्स। देखो इसका यूनिट देखो, एम्पियर मीटर इनवर्स है ना, ठीक है। और यहाँ से मैग्नेटाइज ये कितना है, एच का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10 रेज टू 4 है। ठीक है, तो बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। ओके ओके, 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7, ये म्यू नॉट कॉमन अगर हमने ले लिया, एच कितना है मेरा, एच इज हाउ मच 0.5 इंटू कितना था 10 का पावर 4 था इस, ठीक है, प्लस इसमें देखो बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया ना, 5 इंटू 10। कभी कभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बहुत कम होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसके बराबर ही फिर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है, कितना आ जाएगा, समझ में आया कैसे किया मैंने बच्चों ये आपको, बच्चों समझ में आया कैसे किया? 4 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू 6, ये आ गया मेरा तो ये आ रहा है 6.289, बुक का आंसर ये आ रहा है मेरा, सही है ना, रुको जरा बराबर तो है, बट बुक में आपका 0.634 दिया हुआ है। लेट मी चेक इट। ओके, किसी का तो आया था, श्रुति आपका कैसे आया था ये आंसर? सेम किया था आई थिंक आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इस वैल्यू को उन्होंने 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ यू टेक दिस एज 0.5, इसको यहाँ पे 0.5 पुट कर दो, यहाँ पे भी 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.5 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जब तुम सॉल्व करोगे तो फिर ये आंसर आएगा, instead of this you will get 0.634। टेस्ला लिख दो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दो, दोनों भी सही है।
दोनों भी सेम होते हैं ना, वेबर इज व्हाट, वेबर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेबर का सीजीएस यूनिट मालूम है क्या होता है? यू नो व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेबर? पूछ सकते हैं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैक्सवेल होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा इसका सही आंसर करता है। अभी मुझे क्योंकि ये चीज आई तो मुझे ध्यान में आया। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ जरा, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्स। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है कि नहीं? कूलम्स होता है ना। Yes, sir. बट व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सोचा है कभी क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है बच्चों, क्योंकि जब तुम इसका डेरिवेशन करोगे ना तो यहाँ पे एक जगह फंस जाओगे तुम। इसका जो डेरिवेशन करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे तुम, तो ध्यान में रखना, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग दिस डेरिवेशन ना, तो मैं इस पॉइंट पे फंस गया था, तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज किसी को मालूम है क्या होता है? सुना है कभी? ESU ना, क्या? ESU ना, हाँ ESU, यस बराबर। तो हाउ मेनी, 1 ESU इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? 1 ESU इक्वल्स टू हाउ मेनी कूलम्स? देखो 1 ESU इज इक्वल टू 10 कूलम्स। और ये कैसे आता है 10 कूलम्स? क्योंकि देखो कूलम इज बेसिकली व्हाट, जैसे तुमने मान लो यहाँ पर मान लो F जो है तुम्हारा, करेक्ट, F K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक। तो ये यहाँ पे अगर मान लो 1 न्यूटन का फोर्स तुम्हें मिल रहा है, उसके लिए यहाँ पे कितना चार्ज तुम लोगे? ESU क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 डाइन का फोर्स मिलना चाहिए तुम्हें। तो वैसे जब तुम इसको रिलेशन निकालोगे 1 डाइन के लिए, तो ये ऑलमोस्ट, देखो इसकी 10 की पावर ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, Q1 Q2, ठीक है। तो बट एनीवेज 1 ESU हमेशा ध्यान रखो, 1 ESU जो है वो 10 कूलम्स आता है। और 1 ESU क्या है, एक डाइन का फोर्स कब तुम्हें मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम सब चीजों को, दिस विल बी ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर एंड ऑल ना, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम ये सब चीजें देखते हो, तो तुम्हारा जो ये जो वैल्यू है कूलम की, ये 1/10 हो जाती है, ठीक है। इसको सोचना कैसे होती है 1/10। एनीवेज, तो अभी काम करेंगे, क्या करेंगे अभी, एक ब्रेक लेंगे क्या, 10-15 मिनट का। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट सॉल्विंग दिस। Rod of magnetic material of cross section is located in magnetizing field. Magnetic flux passing through rod is इतना। देखो अभी तक जो हमने फॉर्मूले देखे, एक मैग्नेटिक मोमेंट देखा, करेक्ट। ये किसका फॉर्मूला था फिर, ये किसका फॉर्मूला था, क्या चीज था ये, टॉर्क, बराबर है, लिख देता हूं टॉर्क, करेक्ट। ये किसका फॉर्मूला था, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्पेशली। ये किसका फॉर्मूला था, टाइम पीरियड, ठीक है। फिर हमने क्या कौन सा फॉर्मूला देखा, we saw this magnetic moment of an electron, is this correct? मैग्नेटाइजेशन देखा हमने, बराबर।
ठीक, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखा, बी देखा हमने, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखा, दिस। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, m net upon volume, b is what, mu naught h by m, h again I am repeating, h सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उसमें म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा तुम्हें। उसके बाद फिर हमने ये देखा, ठीक है, चाई, बेसिकली मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, चलो उसके बाद हमने क्या देखा, वी सॉ दिस रिलेशन। ठीक, फिर हमने फिर टेम्परेचर वाला एक रिलेशन देखा, कौन सा कलर ले लोगे, बराबर, यहाँ पे this was there, this is linked to this, सारे फॉर्मूले एक जगह आ गए आपके। और फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो सब फॉर्मूले यहाँ पे, ये टेम्परेचर से रिलेशन है इसका, तो सब फॉर्मूले बच्चों एक जगह लिख लेना आप लोग बाद में। अब बताओ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अब कर सकते इसको सॉल्व कि नहीं कर सकते इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई सॉल्विंग दिस। क्या बोले, अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना इज लोकेटेड इन 4000 दिस थिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये किसकी वैल्यू दी है 4000, ये क्या है बेसिकली, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, एच दिया है, ये म्यू नॉट एच है, क्या है ये एच दिया हुआ है, यूनिट से समझ जाओ, एम्पियर मीटर इनवर्स इज एच, ठीक है। सो म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दो तो ये म्यू नॉट एच, दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज इतना, ठीक है। तो जरा सोचो, मैं आपको चलो 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा सोचो। यहाँ पे मैं, कोई तो रॉड है ऑफ मैग्नेट, अब देखो ये मैग्नेटिक मटेरियल बोल रहा है ये, ठीक, दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल रॉड। तो इसका चाई एक्चुअली तो जो होता है ना मैग्नेटिक मटेरियल्स का ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होता है। अगर आप पैरा को देखोगे तो 1 से कम रहेगा, ठीक है। डाया का देखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फेरो का देखोगे तो वो बहुत हाई रहता है, ठीक, इट्स अ वेरी बिग नंबर, तो विल सी दैट आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक ऐसा कोई तो मैग्नेटिक मटेरियल है तुम्हारा, ठीक है, जो कि लोकेटेड है, तो इसका देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में कर लिया तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बराबर है, लोकेटेड इन 4000 एम्पियर मीटर इनवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो हमने इसको किसमें पुट कर दिया है, 4000 एमीटर मीटर इन दिस थिंग, तो ये एच दिया हुआ है बेसिकली, मैंने बोला यूनिट से समझ जाओ, इसका एच ही होगा, ठीक है, 4000 एम्पियर मीटर इनवर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू रॉड कितना है, फाइंड आउट रिलेटिव परमिएबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो ठीक है। तो ये समझ में आई इतनी बात, अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। ठीक, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, okay. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे बी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लक्स जो पास हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स आपको समझता होगा ना, फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, तो फ्लक्स दैट इज पासिंग
थ्रू द रॉड, तो यहाँ से जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मतलब समझो, ऐसा समझो, अब इस रॉड के अंदर कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, some flux that is passing through this rod, तो फ्लक्स जो हो, फ्लक्स इज नथिंग बट b डॉट a, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज b नेट, बेसिकली ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस खुद का प्लस सोलेनॉइड का, दैट सब चीज मिला के। ओके, तो कितना हो गया ये, b इज इक्वल टू 5, कितना है मेरे पास 25 into 10⁻⁻⁶, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.25, आई थिंक कितना आता है ये, सर ये 1 होगा ना? 1 आ जाएगा ना, 1 यूनिट, टेस्ला लिख लो या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लो, बोथ से, टेस्ला मीटर स्क्वायर अगेन एज आई सेड इज वेबर, ठीक है, तो 1 टेस्ला विल बी दिस थिंग। ओके, अब हमें b मिल गया, करेक्ट, और आपको मालूम है b क्या होता है, b इज, देखो ऊपर हमने एक रिलेशन निकाल लिखा था, b देखो ये वाला रिलेशन देख रहे हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच, विल यूज दिस रिलेशन, तो b कितना है मेरा, b 1 है, म्यू नॉट कितना था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, म्यू आर आई थिंक कैलकुलेट करना ना, रिलेटिव परमेबिलिटी, और h क्या है, h we have already seen 4000, so mu r will be how much, this much, कितना आ रहा है म्यू आर 198.94, ठीक है, बराबर है, म्यू आर की कोई यूनिट तो होगी नहीं, रिलेटिव है, फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यस, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देखो मैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू म्यू आर ना, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा x will be 197.94, ये बी पार्ट हो गया अपना, ठीक है, फिर सी पार्ट क्या है, यस, बताओ अभी, चलो ये आप लोग बताओ मुझे, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड कैसे निकालोगे अभी, यस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड के लिए, विच फॉर्मूला शुड आई यूज, देखो ये वाला फॉर्मूला, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड हमें फाइंड आउट करना है ना, रॉड का मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है, तो m इज इक्वल टू चाई टाइम्स h, m इज इक्वल टू चाई टाइम्स h ना, यही तो होता है मैग्नेटाइजेशन, बराबर है, तो 197.94 इंटू 4000, कितना हो गया, बहुत ज्यादा वाली बारी कितनी, बराबर है, ठीक है, तो this will be 788,000 unit ampere meter inverse, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, देखो कैसे मैंने सॉल्व किया, फिर इसके बाद हम
आई थिंक इसका फिर मैं हिस्टेरिसिस कर्व देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम लोग भी। जल्दी से देख लो इसको, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो तुमने सुना होगा, जैसे तुमने ईएमआई में पढ़ा एडी करेंट्स, करेक्ट? एडी करेंट्स। देन सिमिलरली वी हैव हिस्टेरिसिस। सो एडी करेंट्स आर कंसीडर्ड एज लॉस। जब भी कोई ट्रांसफार्मर चल रहा होता है, ट्रांसफार्मर मालूम है सब बच्चों को क्या होता है ट्रांसफार्मर? यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर रहता है, बराबर है? तो ट्रांसफार्मर में देखो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब तुम ऊपर से देखते हो, ठीक है, इसको जब तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ पे देयर सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेकिंग प्लेस। हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, पढ़ा होगा ना ये तो आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज सम ऐसे ऐसे गोल गोल यहाँ पे ना एडी करंट्स जनरेट हो जाते हैं। अब ये एडी करंट्स जो है ना, दे आर नॉट डिजायर्ड थिंग इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है? इन ट्रांसफार्मर एडी करंट्स आर नॉट डिजायर्ड एट ऑल। तो इसको हम एक लॉस की तरह समझते हैं। एडी करंट्स आर नथिंग बट देयर लॉस। ये लॉस है, एक्चुअली लॉस में काउंट होता है कि ट्रांसफार्मर की एनर्जी को खाता है, ठीक है? क्योंकि तुम जितनी एनर्जी दे रहे हो तो उसमें से एडी करंट्स बन रहे हैं, उसमें से हिस्टेरिसिस, और हिस्टेरिसिस आल्सो कंसीडर्ड एज अ लॉस। देखेंगे क्यों, ठीक है? हिस्टेरिसिस में थोड़ी सी एनर्जी जा रही है, तो इस सब एडी करंट, हिस्टेरिसिस, इस सब की वजह से ट्रांसफार्मर, जो भी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से चलती हैं, एक ट्रांसफार्मर इज वन वेरी गुड एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आया। नहीं तो तुम कोई भी डिवाइस ले लो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से चलती हैं, ये सब क्या होती हैं, इसमें ये लॉस की तरह काम करेगा, आपका एनर्जी खाएगा। जो एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो हिस्टेरिसिस में थोड़ी सी खा लेगा, थोड़ी एडी करंट खा लेगा। सो वी हैव टू डिवाइस वेज ऑफ मिनिमाइजिंग इट, ठीक है? चलो पहले हम देखते हैं क्या होता है हिस्टेरिसिस में। तो अभी हमने क्या देखा बच्चों, कि जैसे जैसे हम एच को बढ़ाएंगे, एच क्या है, बाहर वाला मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ना, सोलेनॉइड का कितना था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तो उसको तुम जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा वो जो मटेरियल है उसके अंदर का भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? करेक्ट। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब ये एच जीरो था तो देखो बी भी तुम्हारा जीरो था। कौन से पॉइंट पर आ गया, इस वाले पॉइंट पर आ गया, ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? एच जब जीरो था तो बी भी मेरा जीरो था। अब जैसे जैसे मैं एच को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड जो उस मटेरियल के अंदर रहेगी वो भी इंक्रीज होगी। बराबर है कि नहीं बराबर है? ऑब्वियस सी बात है ना, बी नेट इंक्रीज होगा ना इसके अंदर। जैसे जैसे मैं एच को बढ़ाऊंगा ऑब्वियस सी बात है बी भी इंक्रीज होना चाहिए, खुद की वजह से भी वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और एच की वजह से तो है ही है। इसलिए देखो एक कर्व आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, एच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। बी उसका खुद का भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐड रहेगा। अगर मान लो ये हम एच वाज क्या बोल रहे थे, खुद का उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये शायद एक स्ट्रेट लाइन आ जाता, बट खुद का है तो ये ऑलमोस्ट लाइक अ कर्व एक्चुअली। देखो यहाँ पे तो इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन क्या होता है एच को बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे तो वो ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट इज, जब तुम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो उस मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कहां तक पहुंच जाता है, सैचुरेशन तक पहुंच जाता है। दिस पॉइंट इज बेसिकली एच नॉट, ठीक है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि हमने एच को इंक्रीज करा तो क्या हुआ, एच को इंक्रीज किया तो मेरा मैग्नेट बी की वैल्यू बेसिकली इंक्रीज होगी। किस रिलेशन से पता चल रही है, यहाँ पर देखो, बी को इंक्रीज किया तो एच की सॉरी एच को इंक्रीज किया तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है? ओके, यस।
तो बी और एच का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे, नाउ द पॉइंट कम्स नाउ। अब अगर मान लो ये मैं सोलेनॉइड के थ्रू बी एच को बढ़ा रहा था, करेक्ट। अब अगर मैं सोलेनॉइड का करंट जीरो कर दूंगा तो क्या होगा? अगर मान लो मैं सोलेनॉइड का करंट जीरो कर दूंगा तो ये जो पाथ है, अभी देखो पहले ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा था? पहले वो यहाँ से ऐसे बढ़ा 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 यहाँ तक पहुंचे सैचुरेशन पॉइंट तक। मतलब जब तुम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को इंक्रीज करोगे, करेक्ट, तो ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स बोले, बट दिस कुड एच इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, हमने देखा है। तो उसको जब तुम इंक्रीज कराओगे तो यहाँ पे कोई जो कोई भी मटेरियल रहेगा, जैसा भी मटेरियल रहेगा, उसका ये इंक्रीज करेगा। पहले क्या इंक्रीज करेगा? बी की वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर जब तुम उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको तुम कम करोगे, मतलब करंट अभी तुम डिक्रीज करो सच दैट तुमने अभी करंट को जीरो कर दिया। करंट को जीरो कर दिया मतलब ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स अभी जीरो है, देखो। तो बी कौन सा पॉइंट है? बी वो वाला पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी वाला जो पॉइंट है, इट इज व्हाट, यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो है। बट स्टिल यू सी कि इस मटेरियल ने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर रिटेन कर ली है। मतलब इवन तो हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इस बी वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक बार मैग्नेट लो, उसमें कुछ पिंस को चिपका दो, ठीक है। तुमने देखा भी होगा, कुछ पिंस को चिपका दो, और फिर जैसे ही तुम उस पिन को निकालते हो, तुम देखते हो कुछ टाइम के लिए वो पिन जो है एक मैग्नेटिक उसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है। देखा कि नहीं देखा है? एक स्टील की कुछ पिंस लो, उसमें उसको एक मैग्नेट से चिपका दो, ठीक है। ठीक, फिर जब तुम मैग्नेट निकाल भी लेते हो, तुम देखो वो पिंस जो है ना, वो अपने आप आपस में चिपकी हुई रहती है। उनके अंदर कुछ मैग्नेट, वो दे काइंड ऑफ बिहेव लाइक एज इफ दे आर मैग्नेट्स। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी, ठीक है। मैंने बोला कि अब देखो क्या हुआ, तुम तो यूज कर रहे थे ट्रांसफार्मर का कोर, तुमने जो एनर्जी दी, वो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो गई, उस ट्रांसफार्मर के कोर में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट डेवलप करने में चली गई, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए, कि हमें नहीं चाहिए भाई कि मेरा ट्रांसफार्मर कोर में कोई कुछ मैग्नेटिक रहे वो ट्रांसफार्मर कोर, नहीं तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, जैसे सपोज अभी ऐसा तुम समझो कि तुम्हारा जो ये कोर था उसमें हो सकता था एक बहुत कम इंटेंसिटी का एक मैग्नेट बन गया हो इस डायरेक्शन में, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। कुछ उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरेट हो गए। ओके, तब इसको तुम्हें खत्म करना है, तो तुम क्या करोगे? इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज अगर मान लो मैंने पहले इस कॉइल में करंट जो था वो ऐसे दिया, अब मैं इसमें करंट कैसे दूंगा? अब मैं उल्टी डायरेक्शन में करंट दे दूंगा। पहले मैंने ऐसे दिया था करंट, अब मैं करंट ऐसे दे दूंगा, ठीक है। तो उल्टी डायरेक्शन में जो तुम करंट दोगे, करेक्ट, और तुम देखोगे धीरे धीरे ये तुम्हारा जो इसने यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स डेवलप हुए थे वो खत्म हो जाएंगे, और यू कम टू दिस पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पे पहुंचोगे? सी। तो सी कौन सा पॉइंट है? जहां पर तुम्हारे मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो गए। तो सी को हम कोरेसिव फोर्सेस भी बोलते हैं। ये कोरेसिविटी है, बट करेक्ट, इसको तुम कोरेसिव फोर्सेस भी बोल सकते हो। समझ में आई बात? तो इसको चलो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आई जस्ट राइट इट ऑल्सो समथिंग अबाउट इट। तो बी वाला कौन सा पॉइंट था? देखो बी बी कौन सा पॉइंट था? रिटेंटिविटी का पॉइंट था, करेक्ट। तो बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? after magnetizing force is removed, material is seen to be behaving like a magnet, ठीक है, and that property is known as retentivity. तो after magnetizing force is removed,
ठीक है, that is H is equal to 0. Material is seen to be behaving like a magnet. Material is seen to be behaving like a magnet, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। करेक्ट, उसने कुछ रिटेन कर लिया मैग्नेटिज्म। करेक्ट, और सी वाला पॉइंट क्या है? सी वाला पॉइंट क्या है? सी वाला पॉइंट है कोरेसिविटी। करेक्ट, कोरेसिविटी क्या होता है? व्हाट इज कोरेसिविटी? क्या बताया मैंने? टू रिमूव दैट, जैसे इसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे ऐसे पोलैरिटी डेवलप हो गई तुम्हारी, पहले तुमने करंट यहाँ पे इनिशियली करंट जब तुमने ऐसे दिया था, करेक्ट, ठीक, तो कोरेसिविटी क्या होता है? कोरेसिविटी तुम ये बोल दो इसको कि टू, ओके, टू नलीफाई, put it like this, to nullify the, किसको नलीफाई करना है? The magnetic moments that have, nullify magnetic moments किसमें? डेवलप्ड इन द, किसमें डेवलप हुए हैं? जो भी मटेरियल में डेवलप हुए हैं। करेक्ट, मटेरियल, an opposite current is flown. Correct, an opposite current is flown, जिसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, और H is induced in a opposite direction। पहले अगर मान लो H का डायरेक्शन मेरा वेस्ट से ईस्ट था, अभी मेरा डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, H is induced in a opposite direction। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक है, तो H is induced in a opposite direction, बराबर है। करेक्ट, तो कितना हमें करंट चाहिए या कितना हमें H का, ये जो H का जो वैल्यू इस पॉइंट पर आपको दिख रहा है, करेक्ट, सो द वैल्यू ऑफ H एट दैट पॉइंट, वो H का वैल्यू जहां पर तुम नलीफाई कर दोगे सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो डेवलप हुए थे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कोरेसिविटी। बराबर है, उस वैल्यू को क्या बोलते हो आप? कोरेसिविटी। ठीक है, तो कोरेसिविटी क्या है? मैग्नेटाइजेशन फोर्स रिक्वायर्ड टू नलीफाई मैग्नेटिक मोमेंट्स डेवलप्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बस आपको रिटेंटिविटी समझ में आ गया, कोरेसिविटी समझ में आ गया, बस बी और सी पॉइंट समझ में आ गए, बाकी पॉइंट समझना सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी required to nullify magnetic moments developed। ठीक है, एक लाइन में डेफिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? रिटेंटिविटी क्या होता है? कोरेसिविटी क्या होता है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी, कुछ डाउट इसमें किसी को? यहां तक किसी को कुछ डाउट? चलो, अब तुमने क्या किया, तुम इस पॉइंट के बियॉन्ड भी करंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो तुम कहां पे पहुंच जाओगे? सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पे तुम्हें सैचुरेशन पॉइंट मिला था ना, वैसे अब तुम ऑपोजिट डायरेक्शन वाले सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाओगे कि भाई अभी यहाँ पे तो नलीफाई हो गया, लेकिन फिर तुम बढ़ाते गए मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते गए, तो व्हाट विल यू सी? अगर मान लो पहले तुम्हारा जो पोलैरिटी ऐसे डेवलप हुआ था, नॉर्थ साउथ,
ठीक है, तुमने यहाँ पे करंट पास किया कुछ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक पॉइंट ऐसा है जब ये खत्म हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा, साउथ यहाँ पर आ जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, ये डी वाला पॉइंट है सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें मिल गया सैचुरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट। अब अगेन, अब जब तुम अपना लेट्स से उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे, किसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे, मान लो तुमने अभी उस डिवाइस को यूज करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली तुम डिवाइस में करंट हमेशा, यहाँ पे तुम ऐसे भेजे, बट डिवाइस में जब तुम करंट जैसा इस यहाँ पर तुम भेज रहे थे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे भेज रहे थे करंट, हो सकता है यहाँ पे क्लॉकवाइज हो, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो, यहाँ पे हो सकता है तुम्हारा करंट जो था वो कैसा था, क्लॉकवाइज हो, और यहाँ पे जो करंट था तुम्हारा वो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो, करेक्ट। तो क्लॉकवाइज भेजोगे तो ही तो कुछ यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे डेवलप होगा, एंटी क्लॉकवाइज भेज दोगे तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइजेशन सब मर जाएगा उसका। ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे होगा एक्चुअली, ये तो तुम जीरो कर रहे हो ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तुमने जब एंटी क्लॉकवाइज भेजा तो क्या हुआ, इसका जितना भी मैग्नेटाइजेशन था वो मर गया। ठीक है, इतने रीजन में, तो इतने रीजन में तुम भी एंटी क्लॉकवाइज करंट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पे फिर तुम्हें मिल गया सैचुरेशन इन ऑपोजिट पॉइंट। मतलब अगर यहाँ पर तुम्हारा नॉर्थ और साउथ ऐसे था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, करेक्ट, या लेट मी मेक इट इन दिस डायग्राम, तो अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसे था, ठीक, तो इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते तुम्हारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब तुमने क्या किया अगेन, अब तुमने क्लॉकवाइज करंट लगाना इसमें स्टार्ट कर दिया, लेट्स से तुम्हारा जो सोलेनोइड है तुमने इसमें क्लॉकवाइज करंट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, अगेन अब ये इसको खत्म कर देगा, जैसे यहाँ पर पहले यहाँ पर पहले क्या हुआ था, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गया था तुम्हारा, इस पॉइंट पर नॉर्थ एंड यहाँ पे साउथ और नॉर्थ आ गया, यहाँ पर बराबर है कि नहीं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ आ गया था, वैसे अब तुम जब यहाँ पे करंट को जीरो कर दोगे, यहाँ पे जब तुम करंट को जीरो कर दोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो बदल गई है। मतलब पहले पोलैरिटी कैसी थी, पहले पोलैरिटी नॉर्थ साउथ में थी, अब पोलैरिटी कैसी आ गई, पोलैरिटी साउथ नॉर्थ हो गई है। तो अब जब तुम यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज करंट दोगे, इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे जब तुम इसको क्लॉकवाइज करंट दोगे, तो पहले क्या होगा, ये पहले ये इसका ये जो बी है वो जीरो होगा, फिर अगेन धीरे 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 सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई बताओ मुझे, अगर नहीं समझ तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मर का कोर डिजाइन करना है, ठीक है, तो कौन सा मटेरियल चूज करोगे, और अगर तुम्हें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मटेरियल चूज करोगे? ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर किस मटेरियल का बनेगा, और परमानेंट मैग्नेट किस मटेरियल का बनेगा? बताओ, सोच के बताओ। देखो, ट्रांसफॉर्मर कोर में हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर कोर में बताओ मुझे क्या चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रांसफॉर्मर कोर में, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मर कोर में क्या होना चाहिए? यस, बताओ जल्दी से मुझे, क्या होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर कोर में? रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? बताओ बच्चों, ट्रांसफॉर्मर कोर तुम बना रहे हो ना, अगर हाई रिटेंटिविटी होगी तो लॉसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे ना, मैंने अभी बताया आपको, बराबर है कि नहीं? अगर ट्रांसफॉर्मर कोर में तुमने क्या कर दिया, हाई रिटेंटिविटी ले ली, तो उसके लॉसेस भी फिर हाई होंगे ना, तो ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए में क्या रिक्वायरमेंट है,
लो रिटेंटिविटी, और ऑब्वियसली अगर रिटेंटिविटी लो हो गई तो कोरेसिविटी भी लो हो जाएगी, एंड लो कोरेसिविटी। या कुछ सीईटी में पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, बराबर है। लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। परमानेंट मैग्नेट्स में क्या चाहिए हमें? परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहिए हमें? अगर सोचो परमानेंट मैग्नेट का रिटेंटिविटी लो है तो तुम बना पाओगे क्या परमानेंट मैग्नेट? पहली बात तो हाई रिटेंटिविटी चाहिए परमानेंट मैग्नेट में, और हाई कोरेसिविटी चाहिए। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसका लॉस नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट में हमें क्या चाहिए? लो, सॉरी, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कोर जो है वो बी हो जाएगा, B will be transformer core, A will be your permanent magnet। तो ट्रांसफॉर्मर कोर देखो किन मटेरियल्स का बनता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो जनरली ये जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स है लाइक स्टील, ये सब रहता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? इनसे हमारे कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स में भी एरर मिल जाता है। तुम देखो गैल्वेनोमीटर में तुम क्या लगाते हो? गैल्वेनोमीटर में तुम एक यही तो लगाते हो ना, सॉफ्ट आयरन कोर। देखा होगा सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका रिटेंटिविटी लो होता है, कोरेसिविटी लो होता है, करेक्ट, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? इनफैक्ट जो तुम्हारे ये सब मोटर्स और सब के जो कॉइल्स है ना, वो सब के यही रहते हैं तुम्हारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से सुन समझो फिर, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है तुम्हें कि तुमने पहले क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा दिया तो क्लॉकवाइज करंट दे रहे थे, तुम सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचा, करेक्ट। फिर तुमने यहाँ पे करंट को जीरो कर दिया, ठीक है। तो जीरो पे करंट को जीरो कर दिया मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर दिया अभी। तो यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता, रिटेंटिविटी, मैग्नेट बन गया रिटेंटिविटी। तो हमें अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हमें रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए मेरी ना, बराबर है कि नहीं? बराबर है। परमानेंट मैग्नेट अगर मैं बना रहा हूँ तो रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दोगे ऑब्वियसली। तुम अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया? जीरो हो गया कोरेसिविटी, बराबर है। बढ़ाते गए सैचुरेशन पॉइंट, ऑपोजिट वाले सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गए। फिर यहाँ पे तुमने एच को जीरो कर दिया तो अगेन दिस इज अगेन रिटेंटिविटी, बट अब यहाँ पे पोल्स तुम्हारे रिवर्स हो जाएंगे। एंड देन अगेन यहाँ पे जब तुमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट स्टार्ट किया लगाना तो अगेन इट रीचेस द सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी ये ग्राफ इस तरह से भी बनता है, अगर तुम देखोगे ना अच्छे जो मैग्नेट्स होते हैं और वो सब ठीक है। और जो यहाँ पे इसने बनाया है ये, अगर परमानेंट मैग्नेट्स बनाना तो ऐसा कुछ तो ग्राफ बनेगा, और जो स्टील के कोर वोर ऐसे जो रहते हैं ना वैसे रहते हैं, ठीक है। दिस ऑल अबाउट हिस्टेरेसिस लो। तो यहाँ पे H है, दिस इज B। और अगेन मैं बोलूं H मतलब क्या हुआ? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तुम दे रहे हो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। B क्या है? इट इज अ सम ऑफ दिस प्लस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है फिर बच्चों? यहां तक कुछ डाउट किसी को? चलो जल्दी से लिख लो इसको फिर अगर डाउट नहीं है तो, ओके। तो बच्चों यहाँ पर दिस इज मैग्नेटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब क्या? किसी चीज को बचाना, शील्ड करना ना, बोलते हैं शील्ड। ओजोन लेयर इज लाइक अ शील्ड फॉर यूवी रेज। तो यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है, देखो हमें कुछ चीजों को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर में, ठीक है,
उसके अराउंड एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा देते, तो उससे देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सारी की सारी इसके अंदर सिमट जाती है। देखा ना तुम्हें, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सिमट जाएगी, and it will not, a minimum amount of magnetic field will probably reach here. Okay, तो इसको एक बार जस्ट रीड कर लेना। तो आई थिंक ये दिस चैप्टर इज डन नाउ। ओके, ठीक है। अभी हमने देखा लेस देन आउटसाइड, मोर देन आउटसाइड, सेम एज दैट आउटसाइड, जीरो, क्या हो जाएगी, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अभी हमने देखा ना मैग्नेटिक शील्डिंग, इट विल बी लेस देन आउटसाइड एटलीस्ट, जीरो तो नहीं, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पाएगी, बट थोड़ी बहुत इट विल बी लेस देन आउटसाइड। क्यों? क्योंकि देखो अगेन दिस फिनोमेना विल टेक प्लेस, मैग्नेटिक शील्डिंग, करेक्ट। ये बताओ, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ इट्स, अभी मैंने बताया था ये क्या होगा, ये यस बच्चों, हो ना आप लोग, हो कि नहीं हो, क्या होगा यहाँ पे, यस, लो कोरेसिविटी एंड लो रिटेंटिविटी, करेक्ट। अगर हाई कर देंगे तो लॉसेस फिर बढ़ जाएंगे। यस बताओ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। बताओ, ओके। देखो बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तुम्हारा ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। और म्यू आर क्या होता है, निगेटिव और लो, लो मतलब 1 से कम रहेगा, ठीक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ससेप्टिबिलिटी निगेटिव हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा ही होगा। अब म्यू आर लेस देन 1 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस चाई होता है, तो अगर ये वैल्यू तुम्हारी निगेटिव है और लो है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो स्टिल इट विल, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नॉट, बराबर है कि नहीं है। म्यू आर जो है, सपोज मैं 1 माइनस 0.001 ले लेता तो कितना आ गया, ये 0.9999 आ गया, बट स्टिल दिस वैल्यू, ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, आई थिंक इसका आंसर बी होना चाहिए। ओके, समझ में आई बात। हाँ, फोर्थ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। यस, तो बताओ, तो अगर पहले वाले का टी था, हमने कैसे कर दिया इसको, ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया। यस, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो यहाँ पर देखो, तो इनिशियली टी कितना था, टी कितना आया था, आई अपॉन एम बी, बराबर है, बी तो इतना ही है। अब क्या क्या चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, आई चेंज होगा, एम चेंज होगा, तो आई देखो क्या होता है किसी भी इसके लिए, रॉड के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है। तो आई डैश, तो अभी हम मान लेते हैं टी डैश जो है मेरा वो है रूट ऑफ आई डैश अपॉन एम डैश बी, तो आई डैश कितना हो गया, इसका एम को हाफ कर दो, एल को हाफ कर दो, कितना हो गया ये 1/8 टाइम्स आई, आई डैश इज 1/8 टाइम्स आई, ठीक है। और एम कितना हो जाएगा, एम इनिशियली एम था, एम डैश विल बी n/2, क्यों, क्योंकि अभी लेंथ हाफ हो गई ना, बराबर है, एम क्या होता है 2 इंटू क्यू एम इंटू एल, अभी लेंथ एल हो गई तो कितना हो गया, क्यू एम इंटू एल ही रहेगा केवल ये,
m/2, तो t/t डैश इज इक्वल टू i कितना है, इसको जस्ट अभी इस अभी सारी वैल्यूज पुट कर दो टी डैश की, कोई काम करते टी डैश की सारी वैल्यूज पुट करेंगे अगर हम, तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी i/8 इंटू m/2 इंटू 4 हो गया, मतलब टी डैश इक्वल t/4, तो फाइंड करना टी डैश बाई टी, तो t डैश बाई टी इज 1/4, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे कितना है, टी डैश जो यहाँ पर जो है कितना है, आई एम बी, और यहाँ पे एक 4 भी है ना, सॉरी आई एम सॉरी 2 हो जाएगा ना, 2 4 है, हाँ तो ये आई एम सॉरी दिस विल बी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 था ना, तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो टी डैश बाई टी विल बी 1/2, बराबर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर।